अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हर जाविये के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता है। आज के दोस्त कल के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज कल मुल्क में इत्तेहादियों की हुकूमत है और कुछ मौक़ों में हमने इस इत्तेहाद में तकसीम भी देखी है, या हम यूँ कह लें कि हुकूमत इत्तेहाद अब आगे किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ तकसीम का शिकार भी रहा है। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ से जब मुज़ाकरात की बात आई तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई। फिर आसिफ अली जरदारी का एक बयान बड़ा अहम है। उनका ये कहना है कि हम मजबूरी के तहत जो है वो इस हुकूमत का हिस्सा बने हैं। तो आगे चलकर ये हुकूमत इत्तेहाद जो है वो किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या है, ये सियासी इत्तेहाद कहा जा सकता है या फिर ये हुकूमत इत्तेहाद है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी हम आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी मनाजिल क्या हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुराद रास ने हाशिम डोगर का साथ नहीं दिया और वो तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जिसका बाकायदा उनकी जानिब से ऐलान भी कर दिया है। तो आगे चलकर कौन कौन सी मुलाकातें चल रही हैं, कौन सा रहनुमा किस जानिब जा रहा है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। इसके अलावा आज एक और मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़, उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ और जो दीगर फरागोही हैं उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और वो तोशा खाना में जो घड़ी बेचने का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था, उस हवाले से जाली रसीदें तैयार करने का इल्ज़ाम है। तो आगे चलकर क्या इसमें सज़ाएँ हो सकती हैं और जो मुकदमात उन पर दर्ज किए गए हैं वो कितनी सियासी नौइयत के हैं, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ रफ़ीक, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और मुनव्वर भट्ट साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले काशिफ, आपके पास बड़ी ज़बरदस्त खबरें होती हैं, बड़ी अहम खबरें, आप ब्रेक भी करते हैं, तो बताइएगा जो इत्तेहाद है पीडीएम का, उसे हुकूमती इत्तेहाद समझें या सियासी इत्तेहाद कहा जा सकता है, और इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आगे चलकर? ये एक ही अपने अपने अलग अलग इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद था, ये तमाम का तमाम इत्तेहाद जो है ये बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में बना था, ताकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो टॉपल किया जाए और यहाँ पर हुकूमत बनाई जाए। अगर ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की कंटिन्यू रहती तो शायद जो आज के हुक्मरान हैं इनको सजाएं हो जाती या ये नाअहल हो जाते और अगले इलेक्शन का जो बगल था उसमें शायद इनकी पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं होती। ये एक कन्विक्शन के साथ पॉइंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर इन तमाम सियासी अकाबरीन ने मिलकर जो है वो एक इत्तेहाद बनाया और हुकूमत की अदम एतमाद के मामले को लेके उस सारी चीज़ों को मैनेज किया। अब इस सूरत हाल में जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, हुकूमत तो बन गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खत्म हो गई और जो है वो तहरीक इंसाफ अब तो तितर-बितर हो रही है। तो अब जब अगला इलेक्शन आना है 2023 में, अगस्त के बाद जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो सही। अब देखना यह है कि 2023 के इलेक्शन के बाद हुकूमत कौन बनाएगा। उस हुकूमत साजी के तनाजुर में अब जो इत्तेहादी थे, अब उन्होंने ये लाइन लेनी शुरू कर दी है कि हम तो हुकूमती इत्तेहादी थे, ना कि पीडीएम जो है सियासी इत्तेहादी है। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी पहले भी पीडीएम के इत्तेहाद में नहीं थी, वो इत्तेहाद से निकल चुकी थी। पीडीएम वर्सेस पीपल्स पार्टी ये इत्तेहादी है, तो सो पीपल्स पार्टी तो अपनी एक डिफरेंट लाइन के साथ जाएगी और उनकी कोशिश होगी कि वो पंजाब में बिलखसूस और साउथ पंजाब में बिलखसूस जो है वो सीट एडजस्टमेंट करें नून लीग के साथ और बाकी दीगर जो सियासी ग्रुप्स हैं उनके साथ। लेकिन असल इशू ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद नहीं है, ये हुकूमती इत्तेहाद है और हर जमात अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी, तो उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि हमारे इस वक्त जो शहर इक़्तिदार में ज़ेरे गर्दिश बातें हैं, उसमें यह है कि शायद अगली जो मरकज़ की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी बनाने के लिए कोशां भी है और इंटरेस्टेड भी है। सही। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए तो वो माजी में ये खुद बबांगे दौल कह चुके कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनकी एक जन्नत का टुकड़ा है जो किसी और को दे दिया गया, जिसको वो वापस हासिल करना चाहते हैं। सो फजलुर रहमान साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के मुतमन्नी हैं और उन्होंने अपने इस ख्वाहिश का इजहार जो हुकूमती इत्तेहादियां उनसे किया है कि आप हम अगर मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जेयूआई को देंगे, तो ही कंटिन्यू आगे होगा, सियासी सही। इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद सियासी इत्तेहाद में जाएगा। अब इस तमाम की तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए तो इस सूरत हाल के पेश नज़र इसकी जो सूरत हाल है इसको अगर हम दोबारा रीथॉट करें तो उस रीथॉट के अंदर जो है जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने तो अपना ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर हमने पीडीएम को एक इंतखाबी निशान के जरिए लेके जाना है इलेक्शन में,
तो उसके लिए उनका ये कहना है कि वो फिर पंजाब में भी नून से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सो सही। अब बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन का जो दौर दौरा शुरू है और बजट के बाद जो पीडीएम की जमातें हुकूमती इत्तेहादी हैं, ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इनका सामने आएगा। और जिस तरह कल एक हमारे शो में बात हुई कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म था, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में वहां नहीं आए, तो बिल्कुल। ये भी उस बात का शाखसाना है कि जो वहां पर बात पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत के साथ है, जिनकी सही। सेनेट के अंदर एक वो है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन में हर जमात की ये कोशिश है कि वो अगला इक़्तिदार जो है वो कैसे हासिल करेगी, और उसमें उस एक नुक्ते के ऊपर जो है मुझे ठीक। ये लगता है कि ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है, ये सियासी इत्तेहाद नहीं, हुकूमती इत्तेहाद के ठीक है। बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इम्तियाज़ खान फरहान साहब से हम इस इत्तेहाद पर बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ साहब, आपको क्या लगता है अब ये आगे चलकर जो इत्तेहाद है वो कैसा नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वेरी फर्स्ट डे ये बात कह दी थी आसिफ जरदारी साहब ने भी और पीडीएम के दूसरे लोगों ने भी कि ये हुकूमती इत्तेहाद है, सियासी सही। इत्तेहाद नहीं है। और उस वक्त भी इस बात का इजहार किया गया था कि आइंदा इंतखाबात में सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये आई थी एक से ज़ायद मरतबा। देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो आपने अपने इंट्रो में एक बात कही कि पीडीएम की फॉर्मेशन में बिलावल भुट्टो का बड़ा किरदार था। जब पीडीएम एक साथ नहीं आ पा रही थी, बिलावल भुट्टो ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसमें सारे लीडर आए, पीडीएम बन गई। उस वक्त एक मामला आया नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। पीपल्स पार्टी का था कि नो कॉन्फिडेंस मूव की जाए, मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर तैयार नहीं थी, तो एहतजाजन पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल के चली गई थी। उस वक्त जो पीडीएम में ये शामिल नहीं थी, जो बाद में एमक्यूएम वगैरह का उस वक्त ये सारा मामला आया। जब नो कॉन्फिडेंस आया तो नो कॉन्फिडेंस में फिर उस वक्त पीटीआई की तादी जमातें थी, पीएमएलक्यू, बाप और ये हमारा एमडब्ल्यूएम, और ये सब जो है ये बड़ी बड़ी मेजर पार्टी तो ये थी, ये तादी थी पीटीआई की। इन्होंने ताद छोड़ा और वो आकर उन्होंने ज्वाइन किया पीडीएम को, या हुकूमती जो भी इत्तेहाद है, ठीक है। ये उसका उस तरह से हिस्सा नहीं है। और इससे पहले जो आपने जो इंट्रो के हवाले से कहा जाए, 2008 में जो आपने कहा ना कि जी इत्तेहाद बनते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, तो 2008 में हमारे व्यूवर के लिए कि एपीडीएम बनी थी। एपीडीएम लंदन में फॉर्म हुई थी, उसके अंदर इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के मातहत थे, क्योंकि एपीडीएम के सरबरा भी मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, उसका हिस्सा थे इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहिबा। जब इलेक्शन आया वो बाइकआउट पे जाना चाहती थी एपीडीएम, वो तो नवाज शरीफ को, और बाद में मौलाना फजलुर रहमान भी आए, उन्होंने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हिस्सा लिया था। तो एपीडीएम में इमरान खान इन्हीं मौलाना फजलुर रहमान के साथ थे, महमूद खान अचकजई के साथ थे, अख्तर मेंगल के साथ थे, और वहाँ पर ये फैसला हुआ था कि एपीडीएम बाइकआउट करेगी इलेक्शन का। तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो रानी ने इनको मना किया कि हम 1985 में अच्छा, लॉस फरहान कर साहब, चुके हैं। आपका कहने का मतलब है कि आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं सब अलग अलग? बिल्कुल अलग जो नजर आ रहा है ठीक है। वो बिल्कुल अलग, क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी अपनी एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। नून अपनी अच्छा, एक्टिविटी कर इम्तियाज़ रही है। खान फरहान साहब, हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सहर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे भी हम बात करेंगे। मुनव्वर भट्ट लाहौर के स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर, बताइएगा आपकी नज़र में ये इत्तेहाद कैसा है? फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से कल ये बयान भी दिया गया था कि जब वो चाहेंगे तब इंतखाबात होंगे, फिर मजबूरी में वो इस हुकूमत का हिस्सा बने थे। तो आगे चलकर आपको कैसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो कोई हुकूमत बनाने के लिए नहीं बना था। ये इत्तेहाद इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बना था। बिल्कुल। और जिस वक्त उन्होंने हुकूमत गिरा ली तो उसके बाद ये इनकी तय हो चुका था कि ये अब असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व करके नए इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे खान साहब ने एक थ्रेट दे दी कि वो फौरन जो है वो अब इलेक्शन अनाउंस ना किए गए तो वो जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे, जिसके ऊपर रिटेलिएशन हुई। और जो इत्तेहाद खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए बना था, उन्होंने कहा नहीं, अब हम ये काम नहीं कर रहे, अब हम बाकी टन्योर को पूरा करेंगे। तो ये पहली बात तो ये है कि ये पीडीएम हुकूमती इत्तेहाद नहीं है, ये साबिक हुकूमत गिराने के लिए ये कायम हुआ था। दूसरी बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान अभी 2 दिन पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि ये वो आइंदा इलेक्शन जो है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे।
इस सिलसिले में अभी सारी ही पार्टियां अपनी अपने जो फेवरेट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो जोर लगा रही हैं। जरदारी साहब ने पंजाब का महाज भी खोल लिया हुआ और उन्हें ये लगता है कि जो पीटीआई से लोग टूट के आ रहे हैं उनकी वजह से वो पंजाब में बेहतर पोजीशन में होंगे और इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में पीपल्स है। पार्टी का रिजल्ट पिछले इलेक्शन के मुकाबले में अभी बेहतर होगा, लेकिन ये इस बात को भी ज़हन में रखा जाए कि ये सारी ही पार्टियां मुस्लिम लीग नून के बगैर पंजाब में मिल भी जाए तो ये मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। ठीक है जी। सहर साहबा बताइएगा कि अब आगे चलकर ये जो इत्तेहाद है वो किस जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी जो है वो क्या तैयारियां कर रखी हैं उसमें? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, मैंने आपको ये कह रही थी कि ये तासुर के अगर सियासी इत्तेहाद या पार्लिमानी इत्तेहाद बनते तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ पार्टी एक दूसरे में सम हो गई हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, हमें बहुत सारे मामलात पे इकट्ठे बैठना होता है और यही जो है पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होता है कि आप कौमी यकजहती दिखाते हैं, आप इकट्ठे बैठते हैं, आप मुल्की मामलात को साथ लेके चलते हैं। लेकिन हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना वोट बैंक होता है और कहीं ये नहीं होता है कि आपके कुछ मामला पे साथ चलने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी की अपनी इंफरादी हैसियत खत्म हो गई। हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हमारा वोटर उस आइडियोलॉजी को वोट देता है। तो जब इलेक्शन होंगे तो हाँ, कुछ नशिस्तों पे ये भी हो सकता है कि हमारे इत्तेहाद हो जाए, इंतखाबी इत्तेहाद हो जाए। ये भी हो सकता है कि हम इंफरादी तौर पे इलेक्शन लड़ें। ये भी हो सकता है कि इलेक्शन लड़ने के बाद कोलिशंस बने। ये भी हो सकता है कि जो है अगर किसी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाती है तो वो तनहा हुकूमत बना ले। लेकिन ये तमाम चीजें जो है इंतखाबी अमल और इंतखाबी जो इत्तेहाद है वो अलग होते हैं और सियासी जमातों का जो अपना वजूद होता है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो अलग होती है। तो पीपल्स पार्टी का जो अपना वजूद है, पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी है, पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल है, पीपल्स पार्टी उसी पे सस्टेन करती है और उसी पे इलेक्शन लड़ती है। ठीक है। सहर साहिबा हमें बता रही हैं कि अब आगे जाके देखना होगा कि किस जानिब जाएंगे, लेकिन जो हर जमात की अपनी एक इंफरादी हैसियत है उसी हिसाब से वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे वो रहनुमा जो कि तहरीक इंसाफ से निकल गए, उनकी मनाजिल क्या हैं, किस जानिब जा रहे हैं, कौन किससे जोड़ तोड़ कर रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब हम बात कर लेते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं वो किस जानिब जा रहे हैं। आज हमने जो एक अहम पेशरफ्त देखी वो ये भी थी कि मुराद रास ने जो है वो तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और हाशिम डोगर का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। तो कौन कौन से रहनुमा किस जानिब जा रहे हैं, अब क्या नए इत्तेहाद बन रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप तश्कील पाएंगे, इस पर हम बात करते हैं। इम्तियाज़ खान फारहान साहब बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि आगे चलकर जो रहनुमा हैं जो निकल गए हैं तहरीक इंसाफ से वो किस जानिब जा रहे हैं, किस जानिब झुकाव हो सकता है? फिर एक और अहम सवाल आपसे ये भी है कि जमात इस्लामी की जानिब से आसिफ अली जरदारी से ये सवाल किया गया है, उनसे इस बात का जवाब मांगा गया है कि सिंध में जो 8,000 अरब रुपए आए थे वो कहाँ गए। ये भी एक बड़ा अहम मामला है जो कि ज़ेर बहस है। देखिए, जो तहरीक इंसाफ से निकल कर जा रहे हैं वो ज़ाहिर है कि दो इस वक्त हैं कि क्यू की तरफ भी जा रहे हैं, हाँ। और जहांगीर तरीन साहब की तरफ से। मैं समझता हूँ कि मजबूत प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए जहांगीर तरीन है, क्योंकि जहांगीर तरीन से उनकी इक्वेशन रही है। अब मुराद राज समेत कई एक को लाए थे और हाशिम डोगर भी आई थिंक कि उधर ही जहांगीर तरीन की तरफ उस तरफ रुजू करें या क्या, क्योंकि साउथ पंजाब जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी का भी इंटरेस्ट वहीं पर है। तो वहाँ पे थोड़ा सा पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन ग्रुप का एक क्लेश नज़र आता है। सेंट्रल पंजाब में भट्ट साहब जैसे फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम लीग नून अभी भी मजबूत है और बहुत अच्छी तरीके के साथ मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी का पंजाब में पहले से रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और जो सूरत हाल बता रही है कि जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादा इक्वेशन बनेगी इनकी पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी की और मुस्लिम लीग क्यू के साथ, क्योंकि चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी इक्वेशन है। और देखिए, जब जो पंछी अपने उससे उड़ता है ना, तो फिर ये सारे वो पंछी हैं कि जो मुख्तलिफ अड्डों से उठकर आए थे, कभी तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, मुस्लिम लीग क्यू थे या पीपल्स पार्टी के अंदर वो रहे। तो इसलिए इनकी प्रोडिक्शन करना कोई बिल्कुल उसी तरह जैसे सरदार तनवीर इलियास जो साबिक वजीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, आए थे वो चौधरी सरवर साहब की गाड़ी के अंदर, वो दोनों वो ड्राइव वो कर रहे थे, तनवीर इलियास साथ उनके आए थे, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात भी हुई, बाद में पता चला उन्होंने जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर लिया। इट मीन्स कि जहांगीर तरीन को ज़्यादा हिमायत हासिल है
जो बासर हल्के हैं, उसको आप पॉलिटिकल हल्के कह लें, नॉन पॉलिटिकल हल्के कह लें, जो जहांगीर तरीन को ज़्यादा तो वो एक हिमायत मजबूत हासिल है। पार्टी बनने जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अलीम खान भी देखे, अलीम खान को जो कल काशिफ बता रहे थे एक बात के, अलीम खान ने फिर वहाँ पर एक डिनर किया, उसमें बहुत सारे लोग आए, तो वो चाहते थे चौधरी सरवर और हम सब मिलके काम करें, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। तो इट मीन्स के जहांगीर तरीन। और दूसरी बात जो आपने 8,000 अरब वाली बात की, बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए। और उससे आगे इस वक्त सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के मेंबर अब्दुल रशीद मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को चाहिए कि क्वेश्चन एक रेस करें, उनके थ्रू क्वेश्चन रेस कराएं वक्फा सवालात में। उसके अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिकल के तहत स्पीकर से इस्तदा की जाती है कि इसको हंगामी बुनियादों पर लिया जाए, या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर असम्बली के अंदर उठाएं कि 8,000 अरब रुपए जो आए कहाँ गए। अच्छा, 8,000 अरब रुपए जब जमात इस्लामी कह रही है या हाफिज़ नईम साहब कह रहे हैं, तो ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके साथ हाफिज़ नईम साहब मेयर बनने के लिए डायलॉग कर रहे थे, पींगे बढ़ा रहे थे, और जब ये मामला नहीं बना तो 8,000 अरब रुपए उनको याद आ गए। तो अब 8,000 अरब की जो फिगर है वो कहाँ से कितने पैसे आए, सेंट्रल पूल से कितने आए, एफबीआर ने जो एक सिस्टम है उसके तहत कहाँ कहाँ से पैसे आए, तो ये जो एक लीड है, जो एक डिटेल है, वो भी जाहिर है कि फिर हाफिज नईम साहब का एक बनता है। अदरवाइज तो ये जाहिर है कि अपोजिशन में इस तरह के सवालात उठाए जाते रहते हैं। ठीक है, मुनव्वर भट्ट साहब से हम बात करते हैं। मुनव्वर साहब बताइएगा, कहाँ इत्तेहाद चल रहा है और कहाँ मुखालिफत हो रही है? सरदार तनवीर इलियास का भी, जैसे कि अभी इम्तियाज़ खान फरहान साहब ने जिक्र किया कि वो काफ लीग में क्यों नहीं गए, क्या इसकी वजह थी, इख्तलाफात कहाँ थे उनके? देखिए, ये सरदार तनवीर इलियास साहब ने अभी भी तरीन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। उनसे मुलाकात, जहांगीर तरीन से उनकी मुलाकात ज़रूर हुई है, जिसमें बहुत सी चीज़ें उनकी तय हुई हैं, लेकिन और उन्होंने कहा कि अभी हमें आगे साथ मिलकर चलने के लिए हमारे पास काफ़ी चॉइसेस हैं, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ओपन है। लेकिन अभी तक उन्होंने तरीन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। दूसरी बात यह, तरीन ग्रुप जो है वो साउथ में बिल्कुल अपना रिजल्ट देगा, और वहाँ पे उनके अपने करीबी रिश्तेदार यूसुफ रजा गिलानी साहब वो भी मौजूद हैं। तो तरीन ग्रुप की टिल्ट ये तो हो सकती है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में चले जाए, लेकिन तरीन जो है वो पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक हकीकत है, और पीटीआई उसके पैरेलल एक दूसरी बड़ी जमात है, और मुझे ये लगता है कि 2018 वाला ही रिजल्ट वो सामने आएगा, और यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। फिलहाल तो चीज़ें जो अगरचे पीटीआई के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीटीआई फिल वक्त पंजाब की एक हकीकत है, और यहाँ पे रिएक्शनरी वोट भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वो पंजाब में अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, और यहाँ पे हमजा शहबाज जो है वो उसके ऊपर वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। ये गेम ऑफ पॉलिटिक्स अजीब ही है। यूसुफ रजा गिलानी के रिश्तेदार एक नया ग्रुप बना के बैठे हैं, और हमजा शहबाज के ब्रदर निस्बती वो तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। ठीक है, अच्छा सहर कामरान साहिबा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्ते किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या हिकमत अमली बना रखी है, वेलकम करने के कुछ मूड है? देखिए, ये हमने देखा था कि पिछले जो इंतखाबात हुए थे उनमें बहुत से लोगों को बाय फोर्स कंपेल करके पीपल्स पार्टी से वफादारियां तब्दील करने पे मजबूर किया गया था, और बहुत से वो भी लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ये देखा है कि स्टेबिलिटी भी है, इस्तेकाम है, बर्दाश्त है, और एक मेच्योर सियासी जमात है। और जिस तरीके से साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी सियासत करते हैं, उनकी जो कमिटमेंट्स है उनको पूरा करते हैं, उनका जो ट्रस्ट है और उनकी जो पॉलिटिकल अकूमेंट, जो उनकी जो विजडम है उसके ऊपर जो है वो लोग यकीन रखते हैं, तो वो भी सबके सामने है। तो यकीनन पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर एक हकीकत थी। पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को श्रिंक किया गया एक स्ट्रेटजी के तहत। आज पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक गेन करने जा रही है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की रूट भी है, पीपल्स पार्टी के वोटर भी हैं, पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर जो है वो आइडियोलॉजी पे बिलीव करने वाले भी हैं। अगर आज वो दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह है सबको वेलकम किया जाएगा। सर साहब सबको वेलकम किया जाएगा। जिनकी जो है हमें जिनकी लॉयल्टी पे या जिनकी सलाहियतों पे या जिनके ऊपर यकीन है उनको यकीनन वेलकम किया जाएगा। ठीक है,
अच्छा काशिफ, आपकी बड़ी एक्सक्लूसिव ये स्टोरी थी, सरदार तनवीर इलियास काफ लीग में क्यों नहीं गई, इसकी जरा अंदरूनी कहानी हमें तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सरदार तनवीर इलियास ने खुद ख्वाहिश का इजहार करके काफ लीग के साथ मुज़ाकरात इनिशिएट किए, खुद ख्वाहिश का इजहार करके चौधरी सरवरत के साथ मुलाकात की इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर, और उसके बाद खुद कहकर मीडिया को बुला के रात 8-9 बजे के दरमियान उन्होंने मीडिया टॉक की, और अगले दिन सुबह ये तय हुआ कि वो चौधरी शुजात साहब से मिलेंगे और वहां जाके मामला तय करेंगे। जब यहाँ पे चौधरी सरवर साहब और चौधरी सरदार तनवीर इलियास यहाँ से गए, चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात हुई, चौधरी शुजात साहब से, और शुजात साहब से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में किरदार अदा करना चाहता हूँ, ना कि मैं सिर्फ कश्मीर की हद तक जो है वो किरदार अदा करना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि उनके साथ 17 एमएनए हैं और इसी तरह को 17 या 20 एमपीए भी मौजूद है जो तहरीक इंसाफ से नाला है और वो उनके साथ मौजूद है। जिस पर चौधरी शुजात साहब ने कहा कि आप उन तमाम एमएनए और एमपीज के साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आपका वेट जो है वो भी सामने आएगा और हमारी जमात भी बेहतर तरीके से उसकी पोजीशन बनेगी या परसेप्शन बनेगी। सही। अब ये बात तय हो गई, लेकिन उसके बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि अभी हमें मजीद मुज़ाकरात करने हैं और ना बाकी लोगों से मुशावरत करनी है, और उसके बाद सरदार तनवीर साहब चले गए जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करने, और वहां पे भी उन्होंने यही कहा कि नेशनल पॉलिटिक्स में किरदार अदा करना है, मेरे पास इतने लोग हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो सरदार तनवीर के साथ अलाइनमेंट में है। जब तरीन साहब से उनकी ये गुफ्तगू हो चुकी तो तरीन साहब के साथ उन्होंने फिर यकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और देखा कि उन्होंने कहा कि वो और तरीन साहब मिलकर चलेंगे। जो भी बात मुनव्वर भट्ट साहब कर रहे थे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि तरीन साहब के साथ सरदार तनवीर की अलाइनमेंट हो चुकी है और होने के बाद ही मुज़ाकराती कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें ओन चौधरी हैं, इसहाक खाकवानी है और सरदार तनवीर है, जो तहरीक इंसाफ के नाला या सियासत या ओहदे छोड़ने वाले लोग हैं, जिनमें बिलखुसूस परवेज खटक का नाम उन्होंने फ्लैश किया कि उनसे वो मुज़ाकरात करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि जिस परवेज खटक और असद कैसर के ऊपर सरदार तनवीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, इल्जामात लगाते रहे कि उन्होंने उनकी हुकूमत कश्मीर में नहीं बचाई और वो उनकी वजह से गिरी है, अब किस तरीके से उनसे मुज़ाकरात करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, इस सिनेरियो को समझने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त काफ लीग, आसिफ जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब, ये तमाम के तमाम लोग किसी ना किसी जगह पे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और अगले जो हुकूमती सिनेरियो उसमें चीजों को मैनेज और मनूवर किया जाए और उसमें उनको अकोमोडेट किया जाए। अब देखिए, बैटलफील्ड साउथ पंजाब है। साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में भी सीटें लड़ी, बावजूद इसके कि इन्हीं जहांगीर तरीन साहब से जब हमारी उस वक्त मुलाकात होती थी तो ये मुझे कहते थे कि पीपल्स पार्टी के लोगों को हम पीटीआई में डेलिब्रेटली टारगेट करके लेके आ रहे हैं ताकि हमारा और नून का 1-on-1 इलेक्शन हो पंजाब में। पीपल्स पार्टी सीटें जीते या ना जीते, लेकिन वो हमें सीटें हरवाने की पंजाब पे फोकस कर लिया। पीपल्स पार्टी ने भी जो भी पंजाब पे फोकस कर लिया, नून लीग भी वहां पे मौजूद है, तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, और मजे की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान भी जनूबी पंजाब से हिस्सा मांग रहे हैं नून लीग से। सो मैं तो तवक्कर के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो भी बैटल बन रही है इसमें हर बंदा ये शो कर रहा है कि उसके पास पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन सब जो है, यानी वही बात कि अपनी सियासत को बचाना है। ठीक है काशिफ, अपने सर्विसेज को फ्लैश कर रहे हैं और ये कर रहे, इनका सबका जो तकाजा वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का। ठीक है ठीक है काशिफ, आपने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी हम तक पहुंचाई है कि अंदर की कहानी क्या थी और इख्तलाफात क्या थे और वो वहाँ क्यों गए जहांगीर तरीन की जानिब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और मुकदमे की। चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, वो किस नौयत का है, क्या सज़ा हो सकती है, इस पर रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई पर एक और मुकदमा बन गया, उनकी अहलिया और फरागोगी पर भी मुकदमा कायम किया गया है और उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि तोशा खाना से जो उन्होंने घड़ी चोरी की थी उसे जिस तरह से बेचा गया और जो भी इस तरह के सारे इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं, इस हवाले से एक और मुकदमा उन पर कायम कर दिया गया है। सेनेटर सहर कामरान साहिबा से हम इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं। सहर साहिबा, बताइएगा, तोशा खाना से फ़वाइद हासिल करने के, तोहफे लेने के इल्ज़ाम तो दीगर सियासतदानों पर भी हैं, तो क्या वो भी इस तरह के मुकदमात का सामना कर रहे हैं?
देखिए शुमाइला, बात ये कि तोहफे लेना, उनकी कीमत अदा करना, उनको डिक्लेयर करना वो अलग बात है। तोहफे लेना एक फ्रॉडलेंट तरीके से उसकी जाली रसीदें बनाना, तोहफे बेचना, उसे कारोबार के लिए इस्तेमाल करना, वो मैं समझती हूँ एक बहुत ही एक हैरत अंगेज किस्म की मिसाल सामने आई कि पहले आपने तोहफा जो है वो बेच दिया, उससे मुनाफा हासिल किया, उसमें से कोई कीमत दे दी, कुछ डिक्लेयर नहीं किए, उसके बाद एक झूठी रसीद पेश की। अब देखिए ना, जिसकी रसीद पेश की वो खुद ही सामने लेकर आ गए कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारे नाम को इस्तेमाल किया गया, हमने कोई लेन देन नहीं किया। तो जो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, सही। तो झूठ जो है वो खुल के सामने आता है। तो यहाँ पे फ्रॉड भी सामने आ गया, झूठ भी सामने आ गया, और एक गलती और एक गुनाह को छुपाने के लिए उसके बदले में कितने मजीद गलतियां और कितने मजीद गुनाह किए वो भी सामने आ गए। तो देखें, जो कानून बाकी आम आवाम के लिए है, जो कवानीन बाकी जो है वो सियासतदानों पे इस्तेमाल किए गए जिन्होंने कोई जुर्म भी नहीं किया था, तो यहाँ तो जुर्म साबित भी हो गया और आश्कार भी हो गया। तो मेरे ख्याल में मुकदमों का सामना करने में कोई हर्ज नहीं है। जो इमरान खान साहब जो ये कहते थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, मैं वही बात को दोहरा देती हूँ कि अगर आप बेगुनाह हुए तो आप जो है बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और अगर आपने जुर्म आप पे साबित हो गया तो आपको उसकी सजा मिल वरना जाएगी। जमानत तो इसमें क्या वरना जमानत तो मिली वरना जमानत तो मिली जी, जाएगी। जमानत तो देखिए, जमानत तो उनको वैसे ही मिल जाती है, एक वो बल्क में जमानतें मिलती हैं, तो कोई ऐसी बात, जितना रिलीफ उनको है हासिल। मुझे याद है जब फरियाल तारकुर साहिबा को रात के 12 बजे हॉस्पिटल से जो है जेल मुंतकिल किया गया था ईद की रात को, वो वक्त भी हमने देखा था कि तमाम जेल कवानीन को जो है वो अंडरमाइन किया गया था। जब तैयबा गुल को जेर हिरासत रखा गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस जी। के अंदर, ताकि जो है उनको इस्तेमाल किया जा सके चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए। जब आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया था, जब खुर्शीद शाह साहब को लेकिन तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये है कि हम पर सियासी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुनव्वर, जरा मुख्तसर आप बताइएगा, अब जो मुकदमा मुझे आपको दर्ज पता किया है वो गया कौन है से मुकदमा थे? इमरान चेयरमैन पीटीआई पर और उनकी अहलिया पर, उसमें क्या सजाएं हो सकती हैं? कितनी सीरियस नौयत के ये मुकदमात हैं? देखिए, ये जो बात अभी हो रही थी कि उन पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई नजायज मुकदमे में, तो दो गलत मिलके एक ठीक नहीं हो सकते। वो भी गलत था तो ये भी गलत है। अब खान साहब के ऊपर 109 के तहत, 302 109 के तहत जिसकी सजा, जिसमें जुल्फकार अली भट्टो साहब एक इसी तरह के मुकदमे में उनको शहादत नसीब हुई थी, तो ये इस तरह की जो उसको आज तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। उस FIR के ऊपर जुल्फकार अली भट्टो साहब को तख्ता दार पे लटकाया गया और वो बाद में जो अदालती कत्ल उसको डिक्लेयर किया गया। तो खान साहब के खिलाफ जितने मर्जी केसेस बनाए, लेकिन इस तरह का केस नहीं होना चाहिए कि भी उनको भी तख्ता दार तक पहुंचा दिया जाए। ठीक तो है। जो कोयटा में एक एडवोकेट साहब कत्ल हुए, उसमें खान साहब के ऊपर 109 जुर्म जी में जी एयानत जी। करने का इल्जाम लगा के उनको इस FIR में नामजद कर दिया गया, और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। दूसरा, उनके खिलाफ तोशाखाना की FIR रजिस्टर हुई है इस्लामाबाद में, थाना कोसार में, और यहाँ पे लाहौर एंटी करप्शन में उनकी अहलिया और उससे साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब और उनकी ठीक है। टीम, टोटल 10 अफराद हैं जिनके ऊपर ये FIR दर्ज हुई है, और ये यानी 42 यानी यानी करोड़ आपके रुपए। कहने का मतलब है कि कुछ मुकदमा जो हैं वो सियासी नौयत के भी हैं। इम्तियाज साहब, देखिए आपका इस पर क्या मौक़िफ़ शुमाइला, है? आपने एक देखें मिनट आप कि मुझे दें, एक मिनट आप दें। जी जी मैं एक बात रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक भी सियासी कैदी नहीं था। ना हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि किसी पे सियासी मुकदमे बनाए जाएं, और ना हम ये समझते हैं कि जो सियासी जमातें वो खत्म होती हैं। हादसाती जमातें या वो लोग जो कि कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं, कानून का सामना सबको करना चाहिए। मैंने तो यही बात की ना कि अगर आप जो है वो इसको गलत रूप कर देंगे तो जमानतें तो आपको मिल जाएंगी, वो तो वैसे भी बल्क में मिल रही हैं। तो ये नहीं मैं कह रही कि जी आप जो है क्योंकि हमारे साथ ये हुआ तो आपके साथ ये हुआ, नहीं, हमें नहीं पता था कि आपके साथ ये होने वाला है। हमने तो जो कुछ है बड़ी एक फराख दिली के साथ, एक खंदा पेशानी के साथ, एक बर्दाश्त के साथ उसको फेस किया, और किसी जो है 9 मई जैसे वाक्य का इंसान नहीं बने जिसके अंदर सरकारी इमलाक को और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो हदफ बनाया गया। सही। ठीक है। जी, अच्छा, मैं मुझे यहाँ पे एक अर्ज कर रहे थे। जरा 9 मुख्तसर मई के मुख्तसर वाकयात रखिएगा। की 9 मई के वाकयात की हर बंदा मजम्मत कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खान साहब के ऊपर 302
में कत्ल में इयानत की FIR हुई है, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अब 109 जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है, FIR की फौरी बाद उस जुर्म के फौरी बाद 109 नहीं लग सकती, ये सही। 302 है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है। इसमें सजाए मौत जुल्फकार अली भट्टो साहब को हुई थी। तो आप इसी तरह की एक FIR यहाँ पे खान साहब के ऊपर, चेयरमैन PTI के ऊपर दे रहे हैं। मैं उस बात की मजम्मत कर रहा हूँ कि भी इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा पॉलिटिकल इम्तियाज केसेस साहब, आप बनते भी रहते हैं, लेकिन मुख्तसर जरा बता दीजिएगा, जो एक और चेयरमैन PTI पे मुकदमा दर्ज हो गया है, कल भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, आज फिर, तो आप इनको कैसे देखें? देखिए, पहले तो मुनव्वर भट्ट साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए, खासतौर पर पॉलिटिशियन के अगेंस्ट इस तरह के FIR नहीं होनी चाहिए। दूसरा मुकदमा देखें, नेब में तरामीम हुई हैं, उस कानून का फ़ायदा क्रिटिसाइज खुद इमरान खान करते रहे कि ये नेब में जो तरामीम हुई हैं, मगर असल बेनिफिशरी भी अब खुद इमरान खान और उनके लोग निकल रहे हैं। अगर नेब का पुराना लॉ मौजूद होता तो ये सारे मुकदमात नेब के थ्रू दर्ज होते होते। अब आप देखेंगे कि ये तोशा खाना या XYZ वो सारे एंटी करप्शन के ऊपर जा रहे हैं, फरागोगी हो, बुशा साहिबा हो, हाँ। या इमरान खान साहब हो। तो ये भी होता है बाज़-औक़ात के वो तरामीम इनके फेवर में जा रही है। और तोशा खाना जो शेर कामरान साहिबा कह रही थी, बात बिल्कुल सही है। तोशा खाने से गिफ्ट लेना, उसकी पेमेंट करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसको लेके बेचना, उससे कारोबार करना, उसके लिए झूठी रसीदें बनाना, वो एक ज़ाहिर के क्राइम है। उसके ऊपर आया है, ये नया मुकदमा नया नहीं है, इसमें डिस्कशन बहुत हो रही थी, दर्ज अब हुआ है जाके। ठीक है। अब उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता मजीद है, मुश्किलात खड़ी कर सकता है चेयरमैन? देखिए पहले मुश्किलात तो हैं उनके पास, हाँ, मुश्किलात तो उनके ऊपर हैं। अब मैं समझता हूँ ठीक कि है। पंजाब में जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है वो हुकूमत के फेवर में नहीं है। ठीक है। हो सकता है ये मुकदमा भी इमरान खान साहब के हक में जाएगा। ठीक है, चेयरमैन PTI के हक में जा सकता है। काशिफ, आप भी जरा मुख्तसर इस पर अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा, जिस तरह के हमारे दीगर मेहमान कह रहे हैं कि ये कुछ गलत हुआ है। देखिए, मैं इन तमाम मेहमानों से बसद एहतराम इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, तोशा खाना केस बिल्कुल जिसने लिया तोशा खाना, जिसने भी इससे अपेल की अपॉर्चुनिटी, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन तोशा खाना के केस को पनामा केस की तरह डील नहीं करना चाहिए कि आपने पनामा केस को 28 जुलाई 2017 में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को आपने फारग कर दिया, और उसके बाद से आज तक पनामा केस के बाकी जो लोग थे, जो बेनिफिशियरी थे, उनके ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उनके ऊपर किसी किस्म की कोई सजा हुई। अच्छा, सही। अब आप आ जाइए तोशा खाना में जिसने भी हाथ रंगे, जिसने भी फायदा लिया, उसमें भले वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके रफकाकार हो या दीगर जमातों के लोग हों, तो फिर आप तोशा खाना की तमाम तफसीलात को मंजर आम पे लाइए और सबको एक ही जुम्बिश कलम से जो है ना उस पर डिसीजन कीजिए। और तीसरी बात यह है कि जो मुकदमा आज इस्लामाबाद में दायर हुआ, याद रखिए ये तोशा खाना लेके उसको ओवर प्राइस बेच के बेनिफिट का नहीं हुआ, वो FIA में इन्वेस्टिगेशन है। ये हुआ कि उन्होंने जो झूठी रसीदें किसी जाली दुकान रसीदें की दी। दिखाई थी रिकॉर्ड के तौर पे, जाली रसीदें, ये उन जी जी, रसीदों की उसी की बात। बुनियाद पे थाने में एक मुकदमा हो रहा है। सो मेरा नुक्ता नजर ये है कि देखिए, आप मनपसंद ठीक है। तरीके का इंसाफ करें, आप मनपसंद तरीके से चीजें करें, वो चल नहीं सकता। जिस तरह पनामा केस में आपने मनपसंद किया, तोशा खाना में भी मनपसंद कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, तोशा और खाना वो में काशिफ बात ये हो रही है कि तोशा खाना से गिफ्ट लेके सेल किया, माजी में किस किसने सेल किया उनका तो प्रूफ नहीं हुआ, इनका प्रूफ हुआ। फरहान साहब, ये तो नहीं और रसीदें हो, पेश फरहान साहब, की। ये बताएंगे ना, ये बताएंगे जब इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता लगेगा ना। 1990 में अगर किसी ने तोशा खाना लिया तो वो उनके पास गिफ्ट मौजूद है या नहीं पड़ा हुआ। अब हमें क्या पता कि 1990 वाला गिफ्ट जो था वो बिक गया या पड़ा हुआ है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लगेगा किसने बेचा, किसने नहीं बेचा। लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन तो किसी और को किया ही नहीं, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट किया काशिफ, जरा और वक्त उसके कम ऊपर है, लेकिन एग्जीक्यूट कर मुझे इस दिया। मौके पर एक मरियम नवाज का बयान याद आ रहा है, जो कि जलसों में वो आमतौर पर कहती हैं कि इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, जो हमारे साथ बराबर हुआ। होने चाहिए, यस। बिल्कुल उनकी जानिब से जलसों में ये बयान दिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, काशिफ रफीक, इम्तियाज़ खान फरहान साहब, मुनव्वर भट्ट और सेनेटर सहर कामरान साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।